हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने एक कम्युनिकेबल डिजीज स्टार्ट की थी, उसका नाम था एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं, बेहद महत्वपूर्ण रहता है यह टॉपिक। यहाँ से बहुत सारे सवाल आने की संभावनाएं रहती हैं। जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसके वायरस को लेकर, एड्स जो होता है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है उसका नाम HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यहाँ पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। इसका नेचर पर सवाल आता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, यह सवाल बनता है। इसके अलावा एड्स में किस प्रकार की इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है, कौन सी सेल की संख्या कम हो जाती है, यह सारे के सारे सवाल एग्जाम में आने की संभावनाएं होती हैं। यह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। बोले तो हमने क्या क्या पढ़ा है लास्ट क्लास में एड्स से रिलेटेड, एक बार उनके बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा एड्स जो है उसका मतलब क्या है। दूसरा हमने पढ़ा इसका एजेंट कौन है। एजेंट से रिलेटेड सारी बातें जो होनी चाहिए, HIV से रिलेटेड पूरी बातें हमने कर ली थी। इसके अलावा हमने पढ़ा यह जो वायरस है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, कैसे यह एक विकराल रूप धारण करता है, कहां पर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। बोले तो लाइफ साइकिल पढ़ लिया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया बॉडी के कौन से सिक्रेशन में HIV का वायरस पाया जाता है और कौन से सिक्रेशन में HIV का वायरस नहीं मिलता है। ये सारे की सारे बातें हमने डिस्कस की। इसके अलावा हमने पढ़ा इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है और यह जो वायरस है आपका HIV उसका विंडो पीरियड क्या होता है। यह सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे। आगे आज कंटिन्यू करेंगे वहीं से, और उसी वायरस को जो HIV एड्स की बीमारी है उसे हम कंप्लीट करना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आगे से। तो आज हम बात करेंगे इसके रिमेनिंग पोर्शन में, और सबसे पहले में स्टार्ट करेंगे MOT, बोले तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ध्यान से देखिएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मतलब है यह वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो सबसे पहला है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ HIV पर्सन। अगर कोई HIV पॉजिटिव व्यक्ति है, अगर आपने उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो यह बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। और मैं कहूं कि यह कितना प्रतिशत संभावनाएं रखता है, ध्यान दीजिएगा, 87% संभावना है इसके द्वारा ट्रांसमिट होने की। मतलब मैं कह सकता हूं 87% संभावना रखता है HIV का वायरस ट्रांसमिट होने में जब आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं विथ HIV पॉजिटिव पर्सन। अब इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखने की है वह भी देख लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे एक होता है होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी या होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी का मतलब है मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल। होमो का मतलब होता है सेम सेक्स, समान सेक्स के बीच में इंटरकोर्स होना, मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल। अगर ऐसा है तो ध्यान दीजिएगा यह मोर रिस्की होता है, ज्यादा रिस्की है किसकी तुलना में, आप कहेंगे हिट्रोसेक्सुअलिटी की तुलना में ज्यादा रिस्की है होमोसेक्सुअलिटी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो हिट्रोसेक्सुअलिटी होती है, हिट्रोसेक्सुअलिटी बोले तो मेल टू फीमेल जो सेक्स इंटरकोर्स होता है, हिट्रोसेक्सुअलिटी उसमें ज्यादा संभावना होती है, ज्यादा चांस होता है फीमेल का, मोर चांस ऑफ फीमेल। महिला को यह बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है अगर इंटरकोर्स हो रहा है किस किस के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, जिसे आप कह रहे हैं हिट्रोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी ज्यादा रिस्की है किसकी तुलना में, हिट्रोसेक्सुअलिटी की तुलना में। चलिएगा आगे बात करते हैं हम
हेटेरोसेक्सुअलिटी में अगर ज्यादा संभावनाएं हैं किस किस के बीच में, हम कह रहे हैं जब मेल और फीमेल के बीच में हो रहा है इंटरकोर्स तो ज्यादा संभावनाएं होती किसकी, फीमेल की। कारण देखिएगा इसका रीजन क्या है, तो पहला रीजन इसका होता है, फर्स्ट कारण हो सकता है लार्ज वेजाइनल सरफेस एरिया, लार्ज वेजाइनल सरफेस एरिया, वेजाइनल सरफेस एरिया। बोले तो वेजाइना का जो सरफेस एरिया होता है वह अधिक होता है, इस वजह से उसके एक्सपोजर की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। दूसरा मैं कहूं तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स पुलिंग फोर्स जो लगता है वह वेजाइना की म्यूकोजा को टीयर कर सकता है, इस वजह से भी यह बीमारी फैलने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो टीयरिंग बाय पुलिंग फोर्स, टीयरिंग ऑफ म्यूकोजा ऑफ वेजाइनल म्यूकोजा, टीयरिंग ऑफ वेजाइनल म्यूकोजा, आपकी जो वेजाइना की म्यूकोजा है वह क्या हो सकती है, टीयर हो सकती है। यहां लिख रहा हूं सेकंड नंबर, टीयर ऑफ वेजाइनल म्यूकोजा, टीयरिंग ऑफ वेजाइनल म्यूकोजा, टीयरिंग ऑफ वेजाइनल म्यूकोजा ड्यूरिंग पुलिंग फोर्स, ड्यूरिंग पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स। इंटरकोर्स के दौरान जो फोर्स लगता है उस फोर्स की वजह से बहुत बार वेजाइना जो है उसकी म्यूकोजा में कुछ रप्चरेशन देखने को मिल सकता है, कुछ टीयरिंग देखने को मिल सकती है। ये दोनों कंडीशन वे हैं जो ज्यादा प्रोबल पूर्ण बनाती हैं, ज्यादा प्रोन बनाती हैं किसे, महिला को, कि उसे एड्स होने की संभावना हो। तो होमोसेक्सुअलिटी और हेटेरोसेक्सुअलिटी दोनों को मैंने क्लियर किया है आपके सामने, और ये पहला था अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद HIV पर्सन, चांस ऑफ 87%। चलिएगा आगे बात करते हैं और चलते हैं बी पर। सेकंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका हो सकता है दूसरा, उसमें हम बात करेंगे आपका ट्रांसमिशन होगा कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। किसकी वजह से हो सकता है, तो याद रखना है कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आपने एक HIV एड्स से ग्रसित व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया और लगा दिया एक स्वस्थ व्यक्ति को, तो भाई यह बीमारी फैल सकती है, क्योंकि ब्लड में तो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। यह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ध्यान दीजिएगा, अगर यह है इसका मतलब बहुत ज्यादा संभावना हो सकती है। मैं कहूँगा 95 से लेकर 100% संभावना है आपको यह बीमारी होने की, और इसी वजह से मैं इसे एक MCQ के रूप में बोलना चाहूँगा और मैं कहूँगा कि अगर यह कंडीशन है तो आप कहेंगे मोस्ट रिस्की ट्रांसमिशन यही है, मोस्ट रिस्की ट्रांसमिशन। सबसे ज्यादा HIV का जो रिस्की ट्रांसमिशन है वह क्या है, तो आपका आंसर होगा कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर HIV एड्स से ग्रसित व्यक्ति का ब्लड आपने किसी सही व्यक्ति को चढ़ा दिया, सोच लेना बेचारे की जिंदगी को जोखिम में डाल दिया है आपने। आगे बात करेंगे, तीसरे पे चलते हैं। और क्या हो सकता है, तो कंटामिनेटेड नीडल्स के द्वारा हो सकता है, कंटामिनेटेड नीडल्स, कंटामिनेटेड नीडल, या आप कह सकते हैं और IV ड्रग यूजर्स, IV ड्रग यूजर्स। वे व्यक्ति जो IV ड्रग यूज करते हैं ज्यादा बार, उन लोगों में भी इसकी संभावनाएं हैं। कितना प्रतिशत है, तो याद रखना है 25 से लेकर 30% संभावना होती है इसकी। क्लियर है। अगर इसकी बात करें तो यहां पर भी आपको ज्यादा चांसेस लग रहे हैं फैलने के। आप सोच सकते हैं कैसी बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई व्यक्ति है HIV एड्स से ग्रसित, आपने उसे नीडल लगाया और वही नीडल दूसरे के लगा दिया बिना स्टरलाइज करे, तो भी यह कंडीशन डेवलप हो सकती है। आगे देखिएगा, चौथा हम बात कर रहे हैं और किस वजह से ट्रांसमिट हो सकता है, तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी हो सकता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जहां आप काम कर रहे हैं उस
एक्सपोजर की वजह से आपको कोई इंजरी हुई, वहाँ पर भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। हालांकि बहुत लेस चांस है HIV का, लेस चांस ऑफ HIV की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। मैं कहूँ तो बोलूँगा लगभग 1 केस नज़र आ रहा है आउट ऑफ 300 लोगों में से 1 केस नज़र आ सकता है आपको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से। हाँ, यहीं पर मैं बात करूं हेपेटाइटिस बी के बारे में, यहाँ संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, 25 से 30% संभावना हो सकती है। वहीं आप लेंगे 25 से 30, पर्टिकुलर बात करें ज़्यादा प्रायोरिटी हम 30 को ही देते हैं, लगभग 30% संभावनाएं होती हैं। और हेपेटाइटिस सी वायरस को अगर आप लोगे तो लगभग इसकी संभावना 3 से 5% रहती है। यहाँ पर किस वजह से हो सकता है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे आपको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की हम बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में क्या कंडीशन हो सकती हैं, तो इसमें कंडीशन हो सकती है आपको इंजरी की वजह से, आप काम कर रहे थे, आपको इंजरी हुई, उस वजह से ऐसा हो गया। इसके अलावा आपके जो कंटामिनेटेड बॉडी के सिक्रेशंस थे उनका ट्रांसमिशन हो गया। आप कह सकते हैं कंटामिनेटेड सिक्रेशंस जो आप काम कर रहे थे उन वहाँ पर, तो कंटामिनेटेड सिक्रेशंस जो हैं उनका ट्रांसमिशन हो जाना, ये सारी की सारी चीज़ें आपके HIV को ट्रांसमिट कर सकती हैं। तो इंजरी की वजह से कंटामिनेटेड सिक्रेशंस जो हैं उनके ट्रांसमिशन की वजह से भी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर आपको देखने को मिल सकता है। एड्स में मैं बात करूं तो बेटा 1 लोग ग्रसित हो सकता है 300 में से, बहुत कम है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का ज़्यादा रहता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। चलिएगा आगे बात करते हैं हम, और नेक्स्ट चलते हैं हम कंडीशन नंबर 3 पर। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सी कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूँगा 3rd कंडीशन में आपको नजर आएगा। 3rd कंडीशंस की हम बात करें, पहले हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पढ़ा 1st नंबर पर, उसमें था आपका HIV ट्रांसमिट हो रहा है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के द्वारा, बी पढ़ा कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, सी पढ़ा कंटामिनेटेड नीडल्स के द्वारा, डी पढ़ा ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से, और ई पढ़ रहे हैं, ई डी तक पढ़ लिया, ई की बात हम कर रहे हैं। तो यहां बोलेंगे मदर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड ट्रांसफ्यूजन या ट्रांसमिशन, MTCT, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कहने का उद्देश्य है माता से बच्चे में ट्रांसफर हो जाना। यह ई टाइप हो सकता है। अब यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है मदर से बच्चे में, तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें आता है जब ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं कि अगर जो माँ है उससे ट्रांसमिट हो रहा है बच्चे में, किस समय, तो ड्यूरिंग डिलीवरी की बात करूं तो पहला कंडीशन हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी के समय ट्रांसफर हो सकता है, और बहुत ज़्यादा संभावना है, 25 से 30% संभावना रखता है यह वाला ट्रांसमिशन। आप कह सकते हैं माता से बच्चे में HIV का ट्रांसमिशन हो सकता है, कौन से समय में, डिलीवरी के समय में। अगर मैं बात करूं यहीं पर दूसरा और क्या ट्रांसमिशन किस समय हो सकता है, तो हो सकता है बाई ब्रेस्ट फीडिंग। एक बात याद रखना है, हालांकि ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होता है, चांस नहीं है, फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा भी लगभग 5% तक ट्रांसफर देखा जाता है, 5% तक ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा भी ट्रांसफर हो सकता है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ,
इस ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कंफ्यूज नहीं होना है। बात नंबर फर्स्ट, HIV नॉर्मली एब्सेंट होता है, नॉर्मली एब्सेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क में। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नॉर्मली एब्सेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। अगर आपको कोई बोले कि ब्रेस्ट मिल्क में होता है क्या, नॉर्मली बहुत, आप कह सकते हैं नॉर्मली एब्सेंट, या फिर बोलोगे और वेरी लेस अमाउंट, वेरी लेस अमाउंट। क्योंकि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जब मैंने पढ़ाया था आपको कि सामान्यतः यह बहुत ना के बराबर पाया जाता है, सबसे कम मिलता है ब्रेस्ट के मिल्क में। HIV नॉर्मली एब्सेंट या फिर वेरी लेस अमाउंट में मिलेगा आपको, कहां पर, ब्रेस्ट मिल्क में। क्लियर है, हो सकता है बहुत कम अमाउंट में। दूसरा, सेकंड पॉइंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू द WHO, यह बात याद रखना है, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग इज not contraindicated in HIV, is not contraindicated, not contraindicated in HIV। HIV में ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द WHO। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आप उसके हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल विदाउट ART, महिला ART नहीं ले रही है, तो आप याद रखना है ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करें। वो आप सलाह दीजिएगा कि वह ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करे, तो उसे सलाह दोगे आप, अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग। अगर महिला जो है वह ART नहीं ले रही है, पॉजिटिव है, और फिर ब्रेस्ट फीडिंग की बात आए, आप उसे बोलना वह ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करे। लेकिन अगर नेक्स्ट बात करूं तो याद रखना है, विनिंग की बात अगर आवे, विनिंग स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है, और स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, विनिंग नहीं करवाना है, अवॉइडेड। इफ फीमेल नॉट टेक ART, फीमेल नॉट टेक ART, अगर महिला ART बोले तो एंटी रिट्रोवायरल जो थेरेपी है वो नहीं ले रही है, तो वह आपको बोलना है कि विनिंग को स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखना है। तो आपके सामने 4 इंपॉर्टेंट सवाल मैंने पेश किए हैं। वैसे तो ट्रांसमिशन की संभावना दोनों से है, ब्रेस्ट फीडिंग से भी है, डिलीवरी से भी है। HIV का वायरस ब्रेस्ट फीड मिल्क में या तो एब्सेंट होगा या बहुत कम हो सकता है, जैसे लेस अमाउंट में हो सकता है। ये नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि चांस तो है 5%, तो या तो नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा। और दूसरा, अगर WHO के हिसाब से बात करें तो आप ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं रखोगे, लेकिन अगर महिला ART नहीं ले रही है तो अवॉइड करवाओ ब्रेस्ट फीडिंग को। और विनिंग की बात करें तो स्ट्रिक्टली बंद कर देना है अगर महिला ART नहीं ले रही है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशंस थे। टोटल 5 मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने बताए। 87% अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के द्वारा हो सकता है। दूसरा मैंने बताया 25 से 30% आपका हो सकता है किसके द्वारा, निडल्स के द्वारा, IV ड्रग यूजर्स के द्वारा। 95 से 100% सबसे ज्यादा सर्वाधिक रिस्की हो सकता है कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। एक्सपोजर आपका जो होता है ऑक्यूपेशनल, उसके वजह से हो सकता है बहुत कम, लगभग एक व्यक्ति 300 में से। और सबसे लास्ट मदर टू चाइल्ड में हम बात करें तो ड्यूरिंग डिलीवरी संभावना ज्यादा है 25 से 30, ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा लगभग 5% संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी वह मोड ऑफ ट्रांसमिशन से रिलेटेड है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं हम मोड ऑफ ट्रांसमिशंस के बाद में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद में हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में। बोले तो साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण आपको देखने को
मिल सकते हैं इस दौरान? क्या लक्षण देखने को मिलेगा? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 4 स्टेज दी गई हैं। कितनी स्टेज हैं? 4 स्टेज। 4 स्टेज होती हैं एड्स की। कितनी स्टेज होती हैं? 4 स्टेज होती हैं। चलो 1 बाई 1 बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्टेज नंबर फर्स्ट के बारे में। पहली कौन सी है? स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट सबसे पहले बात कर रहे हैं स्टेज फर्स्ट की। स्टेज फर्स्ट में क्या हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें एसिम्प्टोमेटिक होगा। कैसा होगा? एसिम्प्टोमेटिक, यानी अधिकांशतः कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। एसिम्प्टोमेटिक। या फिर क्या मिल सकता है? तो आप कहेंगे परसिस्टेंट, बोले तो लगातार, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी या परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। यही वजह है कि इस वायरस को लाव वायरस कहा जाता था, क्योंकि यहां लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। पहली स्टेज की बात मैं कर रहा हूं। फिर आता है दूसरी स्टेज, और बताइएगा दूसरी स्टेज जो होगी उसमें क्या होगा? तो हम बताएंगे आपको स्टेज नंबर सेकंड के बारे में। पहली स्टेज में बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, या तो एसिम्प्टोमेटिक होगा या फिर क्या देखने को मिलेगा? परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। इसमें क्या हो सकता है सेकंड स्टेज में? सबसे पहले सेकंड स्टेज में आपको नजर आएगा यहां पर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, वजन में कमी होने लग जाती है, लेकिन यह कमी बहुत ज़्यादा नहीं है, याद रखना है, लेस देन 10%। टोटल वजन का 10% से कम वजन ही घटता है। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस देखने को मिल सकता है आपको। दूसरा और क्या मिलेगा? रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रिकरेंट यानी बार बार, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, साइनोसाइटिस हो सकता है, बार बार साइनोसाइटिस, फरंजाइटिस देखने को मिल सकता है, ओटाइटिस देखने को मिल सकता है, लैरेंजाइटिस देखने को मिल सकता है, लैरेंजाइटिस। तो ये सारी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं आपको किसमें? रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में। बोले तो साइनोसाइटिस हो सकता है, फरंजाइटिस हो सकता है, ओटाइटिस हो सकता है, लैरेंजाइटिस हो सकता है। किसमें? सेकंड स्टेज की बात हम कर रहे हैं। चलिएगा कंटिन्यू करते हैं आगे। यही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन चले आ रहे हैं और वही सेकंड स्टेज की बात हम कर रहे हैं। और यहां क्या देखने को मिल सकता है? ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू कर रहे हैं। और क्या देखने को मिल सकता है हमें यहां पर? आपको और यहां देखने को मिल सकता है इसके अलावा रिकरेंट ओरल अल्सरेशन देखने को मिल सकता है। ओरल कैविटी में घाव बार बार देखने को मिल सकते हैं। एंगुलर चिलाइटिस देखने को मिल सकता है। एंगुलर चिलाइटिस का मतलब होता है क्रैक ऑफ द लिप्स एट कॉर्नर। क्लियर है? क्रैकिंग लिप्स एट कॉर्नर, लिप्स का कॉर्नर के पास से फट जाना कहलाता है एंगुलर चिलाइटिस।
इन्फ्लामेटरी कंडीशन भी है, यह देखने को मिल सकता है आपको। इसके अलावा डर्मेटाइटिस देखने को मिल सकता है। डर्मेटाइटिस बोले तो इन्फेक्शन ऑफ स्किन की डर्मिस लेयर। इसके अलावा PPE पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस एक्सपोजर नहीं है यह है पॉपुलर प्लूरिटिक इरप्शंस दाने दाने से बनते हैं, प्लूरिटिक बोलते हैं, प्लूरिटिक प्लूरिटिक इरप्शंस बोले तो स्किन के ऊपर कुछ इरप्शंस नजर आते हैं, स्किन की प्रॉब्लम ही है। पॉपुलर प्लूरिटिक इरप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सारी की सारी कंडीशंस आपको नजर आएंगी स्टेज नंबर 2 में। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, नंबर 3 रिकरेंट ऑरल अल्सरेशंस, नेक्स्ट एंगुलर चिलाइटिस, डर्मेटाइटिस, पॉपुलर प्लूरिटिक इरप्शंस, और आपको देखने को मिल सकता है यहीं पर हर्पिस जूस्टर, यह भी आपको यहां देखने को मिल सकता है। दिस ऑल कंडीशन सीन इनटू द स्टेज नंबर 3। चलिएगा सेकंड, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे नंबर की स्टेज। तो स्टेज नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तीसरी स्टेज में क्या देखने को मिलेगा? 2 स्टेज तुमने पढ़ ली हैं, तीसरे की बात कर रहे हैं। यहां थोड़ी खतरनाक अवस्था हो जाएगी। तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा, लेकिन ज्यादा होगा। अनएक्सप्लेन्ड मतलब बिना किसी कारण के, कोई कारण ही नहीं लग रहा, कोई क्लियर ऐसा नहीं, खाना प्रॉपर खा रहा है, सब काम वैसा का वैसा, फिर भी वजन घटता ही जा रहा है। यह 10% से ज्यादा होगा, वहां 10% से कम था। इसके अलावा डायरिया रहता है बहुत ज्यादा, सीवियर डायरिया रहेगा, और डायरिया भाई साहब बोले तो 1 महीने से ज्यादा, सोचो हालत खराब हो जानी है इसकी। मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज्यादा डायरिया से ग्रसित रहने वाला है ये। इसके अलावा इसी स्टेज में नजर आता है हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज्यादा बुखार भी रहता है, हाई फीवर। और भाई ये बुखार जो रहता है यह भी लंबे दिनों तक रहने वाला है, बोले तो ग्रेटर देन 1 महीना। तो 1 महीने से ज्यादा तो डायरिया रहता है, 1 महीने से ज्यादा ही बुखार रहती है, और वेट भी बहुत ज्यादा घट जाता है, बोले तो 10% से ज्यादा वेट लॉस रहने वाला है। चलिए और बात करते हैं इसके बारे में, और क्या नजर आएगा इस स्टेज में। इसके अलावा यहां एक इंपॉर्टेंट चीज, एक एमसीक्यू मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की हम बात करने जा रहे हैं, तीसरी स्टेज की बात कर रहे हैं। यहां होता है पल्मोनरी टीबी। क्या होगा? पल्मोनरी टीबी। यह हो सकता है पल्मोनरी टीबी देखने को मिल सकता है। यहां से एमसीक्यू बनता है, बताइएगा मोस्ट अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कौन सा है? यही होगा, याद रखना है। फर्स्ट मोस्ट यानी कि पहले नंबर का फर्स्ट, मोस्ट अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कौन सा होता है? आपका जवाब होगा, क्या होता है? पल्मोनरी टीबी नजर आएगा तीसरी स्टेज में। चलिएगा आगे बात करते हैं, यह भी एक एमसीक्यू ही है। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम ओरल कैंडिडियासिस। ओरल कैंडिडियासिस कैंडिडा एल्बिगेंस के द्वारा होने वाला समस्या कहलाता है ओरल कैंडिडियासिस। क्लियर है? किसके द्वारा होता है? बाई कैंडिडा एल्बिगेंस। कैंडिडा एल्बिगेंस के द्वारा होता है। क्लियर है? तो याद रखना है, यह होता है कैंडिडा एल्बिगेंस के द्वारा।
कैंडिडा एल्बिगेंस के द्वारा। और इसे क्या बोलोगे आप, तो इसे बोलना है सेकंड मोस्ट अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, सेकंड मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। पहले नंबर का ये रहा उसके ऊपर, दूसरे नंबर का यह है अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इन इंडिया। भारतवर्ष में दूसरे नंबर का अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कौन सा है, तो जवाब देंगे ओरल कैंडिडियासिस। किसकी वजह से हो रहा है, कैंडिडा एल्बिगेंस की वजह से देखने को मिल रहा है। ये सारी की सारी चीजें कहां नजर आ रही है हमें, यह थर्ड स्टेज ऑफ HIV एड्स में देखने को मिल रही हैं। चलिएगा अब बात करते हैं हम, और बात करने वाले हैं चौथी स्टेज के बारे में। बोले तो स्टेज नंबर 4 अंतिम स्टेज है, खतरनाक अवस्था होगी। इस स्टेज को बोलते हैं स्लिम डिजीज, बहुत पतला हो जाएगा, इसलिए एड्स का दूसरा नाम भी होता है स्लिम डिजीज। यहाँ पर CD4 जो है इनका रेशो नजर आने लग जाएगा 200 mm³ से कम नजर आने लग जाएगा, मतलब कंडीशन खतरनाक है चौथी वाली, इसलिए बोलते हैं HIV वास्टिंग कंडीशन। क्या बोलोगे आप, HIV वास्टिंग कंडीशंस, क्या बोलोगे, HIV वास्टिंग कंडीशन। यहां नजर आएगा HIV वास्टिंग सिंड्रोम, यहां ही होता है सीवियर वजन कम, वास्टिंग सिंड्रोम। क्वेश्चन पूछा जाता है वास्टिंग सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, याद रखना है HIV एड्स से रिलेटेड है। बहुत ज्यादा वीकनेस होना, बहुत ज्यादा वजन में कम होना वास्टिंग सिंड्रोम कहलाता है, ये यहां नजर आने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB यहां नजर आने लग जाती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस भी यही नजर आएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बोले तो नीमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया यही होगा, नीमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया, नीमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया कौन सी स्टेज में, 4th में। क्या MCQ है यहां देखिएगा, इसे बोलते हैं थर्ड मोस्ट अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इन इंडिया। पहला क्या, TB, दूसरा क्या ओरल कैंडिडियासिस, तीसरा क्या नीमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया। तो थर्ड मोस्ट अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, थर्ड मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन यही है, तीसरे नंबर का अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है इंडिया का। लेकिन अगर संसार के हिसाब से पूछे तो पहले नंबर पर आता है ये, यही याद रखना है, फर्स्ट मोस्ट अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इन वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में तो इसका पहला स्थान है और इंडिया में तीसरा स्थान है नीमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया का। चलिएगा आगे बात करते हैं और क्या देखने को मिलेगा यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक इंपॉर्टेंट कैंसरस कंडीशन है, बोलते हैं कपोसी सार्कोमा, कपोसी सार्कोमा। याद रखना है कपोसी सार्कोमा, इंपॉर्टेंट MCQ है यह भी। किससे रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट एसोसिएटेड कैंसर, मोस्ट एसोसिएटेड कैंसर विथ एड्स, एड्स के साथ में कौन सा कैंसर मुख्यतः जुड़ा होता है, आंसर होगा कपोसी सार्कोमा। इसके अलावा नेक्स्ट MCQ देखिएगा, एक और MCQ वह होता है क्रिप्टोकोकाई के द्वारा, क्रिप्टोकोकाई इन्फेक्शन, क्रिप्टोकोकाई इन्फेक्शन यह क्या कर सकता है, ध्यान दीजिएगा,
क्रिप्टोकोकाई इन्फेक्शन मोस्ट एसोसिएटेड डायरिया है, मोस्ट एसोसिएटेड डायरिया खोज करेगा ये किसके साथ में, एड्स के साथ में, डायरिया विथ एड्स, एड्स में जो डायरिया है उसका कारण है आपका क्या, क्रिप्टोकोकाई इन्फेक्शन। इसके अलावा हर्पिस सिंप्लेक्स जो है वह भी हो सकता है इसके साथ में, बोले तो हर्पिस सिंप्लेक्स। ये सारी की सारी चीजें जो हैं यह इसके लक्षणों को इंडिकेट करती है बेटा। पूरी की पूरी चारों स्टेज मैंने बताई है विथ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। स्टेज फर्स्ट परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, स्टेज सेकंड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, एंगुलाचिलाइटिस, पीपी। स्टेज थर्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ है, जैसे कि एमसीक्यू यहाँ देखिएगा पल्मोनरी टीबी, फर्स्ट अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, ओरल कैंडिडियासिस। 2 एमसीक्यू बनते हैं। ओरल कैंडिडियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पर सवाल बनता है, कैंडिडा एल्बिगेंस के ऊपर, और सेकंड मोस्ट अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। स्टेज नंबर आपकी फोर्थ जो है उसे स्लिम डिजीज, यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। CD4 रेशियो 200 से कम, यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके अलावा HIV वास्टिंग सिंड्रोम, यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नीमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया, 2 एमसीक्यू यहां से हैं। थर्ड मोस्ट अपॉर्चुनिटिक, फर्स्ट अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन ऑफ वर्ड, कपोसी सार्कोमा, एमसीक्यू एग्जाम में आया हुआ सवाल है। क्रिप्टोकोकाई इन्फेक्शन डायरिया के लिए, यह इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सारे के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है HIV एड्स के। चलिएगा आगे बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के ऊपर। क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं आप इसके लिए, ध्यान दीजिएगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एड्स की बात कर रहा हूं। यहां 2 इंपॉर्टेंट लाइनें मैं बोलूंगा और उन लाइनों को ध्यान से सुनना है आपको। लाइन क्या है, एज बिफोर 18 मंथ, एज बिफोर 18 मंथ, 18 महीने से पहले याद रखना है परफॉर्म एंटीजन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करना है, एंटीजन टेस्ट करना है, परफॉर्म एंटीजन टेस्ट। कौन सा, एंटीजन टेस्ट, क्लियर है। दूसरा, अगर मैं बोलूं 18 महीने बाद में, पॉइंट नंबर सेकंड, एज आफ्टर 18 मंथ, अगर उम्र 18 महीने क्रॉस कर गई है उसके बाद कौन सा टेस्ट करना चाहिए एड्स में, जवाब होगा एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजन नहीं। फिर क्या करेंगे, एंटीबॉडी टेस्ट। तो लिखेंगे 18 महीने बाद परफॉर्म एंटीबॉडी टेस्ट। इसका लॉजिक क्या है, वाई दिस कोलाबेरी डी, ऐसा होने के पीछे कारण क्या है, कारण सुनिएगा, वजह क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, वजह बता रहे हैं। याद रखना है मैटरनल एंटीबॉडी प्रेजेंट हो सकती है बच्चे में 18 महीने तक। तो मैटरनल एंटीबॉडी ऑफ HIV प्रेजेंट, HIV प्रेजेंट टिल 18 मंथ। अरे 18 महीने तक तो मां के इन्फेक्शन की एंटीबॉडी भी बच्चे में हो सकती हैं, इसलिए भाई आप माता की एंटीबॉडी के आधार पर बच्चे को पॉजिटिव नहीं दिखा सकते। इसलिए 18 महीने पहले टेस्ट कौन सा आपको बताना है, एंटीजन टेस्ट। 18 महीने बाद कौन सा, एंटीबॉडी टेस्ट। माता की एंटीबॉडी कब तक रहती हैं, 18 महीने तक रहती हैं। चलिएगा तो इसकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट यहां हैं, उनके नाम मैं बता देता हूं। टेस्ट के अंदर ध्यान दीजिएगा, आपका जो टेस्ट करना है, एक तरफ यहां हम लिख रहे हैं एंटीजन टेस्ट और इधर लिख देंगे एंटीबॉडी टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, एंटीजन टेस्ट बोले 18 महीने पहले होने वाला एंटीजन टेस्ट, पहला कौन सा, एंटीजन टेस्ट। दूसरे कौन से, एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी के कौन से टेस्ट हैं,
और एंटीजन के कौन से टेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के एमसीक्यू यहाँ आने वाले हैं। सबसे पहले एंटीजन जो टेस्ट है वह 2 प्रकार के होते हैं। एक है P24 एंटीजन टेस्ट, P24 एंटीजन टेस्ट। दूसरा टेस्ट आने वाला है उसे बोलते हैं PCR, बोले तो DNA PCR टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज कॉल्ड PCR। तो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन DNA का, यह आप कर सकते हैं। दोनों ही एंटीजन टेस्ट हैं। एंटीबॉडी कौन कौन से टेस्ट यहाँ होते हैं ध्यान दीजिएगा। पहला है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एक टेस्ट करते हैं एलाइजा, 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 और एक करते हैं इम्यूनो एसे, इम्यूनो एसे। तो आपके ये सारे टेस्ट हैं जो परफॉर्म करते हैं इसके लिए। अब एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखिएगा जो हम बात करने वाले हैं। पहला यह है, यहां इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूं। जो मैंने जिस चीज को अंडरलाइन किया है, P24 एंटीजन टेस्ट, यह कन्फर्मेटिव टेस्ट है। किसका? बच्चों का 18 महीने पहले। याद रखना है, कन्फर्मेटिव, एड्स का कन्फर्मेटिव टेस्ट है ये। कन्फर्मेटिव टेस्ट बिफोर 18 मंथ, 18 महीने पहले एड्स का कौन सा टेस्ट कन्फर्मेटिव होता है? जवाब देंगे क्या? P24 एंटीजन टेस्ट। यही ध्यान दीजिएगा, अगर आता है बड़े लोगों में, बूढ़े लोगों में कन्फर्मेटिव कौन सा होता है, फिर यहां बताना है यह वाला। तो यह कन्फर्मेटिव है, कन्फर्मेटिव टेस्ट। कब? 18 महीने बाद में, आफ्टर 18 मंथ। 18 महीने के बाद में कौन सा टेस्ट कन्फर्मेटिव होगा? जवाब होगा यह वाला। और अगर 18 महीने की पहले की बात आए तो यह वाला कन्फर्मेटिव रहने वाला है। क्लियर है? एलाइजा की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। याद रखना है, एंजाइम, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। यहां पर भी ये ऐसे है। क्लियर है? इम्यूनो ऐसे। तो एलाइजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो आपके यहां से 2 एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो मैंने एमसीक्यू लिखे हैं। एडल्ट में कन्फर्मेटिव टेस्ट बोलना वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। बच्चों में 18 महीने पहले कन्फर्मेटिव बोलो P24 एंटीजन टेस्ट। क्लियर हुई? ये डायग्नोस्टिक टेस्ट वाला पैटर्न भी क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, कब कब करेंगे, बता दिया है। चलिएगा आगे बात करते हैं। और आगे क्या बात करने वाले, हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। इलाज भी तो करना है। अरे लक्षण देख लिया, सब कुछ देख लिया, इलाज के बिना कैसे काम चलेगा भाई? इलाज करना पड़ेगा एड्स का। तो याद रखना है, इसके लिए सबसे पहले ART आई थी। क्या आई थी? ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, इन्हें बोलते हैं ART। याद रखना ART किसके लिए दी जाती है? तो जवाब होगा एड्स के लिए। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, क्योंकि इसका वायरस क्या है? रिट्रोवायरस, इसलिए बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कब आई थी भाई? ये
तो आप सबको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, 2004 में यह आई थी, 2004 में आई थी। यह जो आई थी ART, ये किसके तहत आई थी तो ध्यान रखना है, यह आई थी ट्रिपल ड्रग थेरेपी के रूप में। ट्रिपल ड्रग थेरेपी। अगर सवाल यह करके पूछे तो भी कंफ्यूज मत होना कि ट्रिपल ड्रग थेरेपी का मतलब क्या होता है, तो भी जवाब यही होगा, ART को ही बोलते हैं ट्रिपल ड्रग थेरेपी। ART या ट्रिपल ड्रग थेरेपी 2004 में। उसके बाद बात करें हम, इसकी गाइडलाइन आई, क्या गाइडलाइन थी ध्यान दीजिएगा इसी के बारे में। और आपका 2016 के अंदर, 2016 में इसकी गाइडलाइन आ गई थी कि आपको ART कैसे देना है। तो मैं बता रहा हूं, गाइडलाइन ऑफ ART, गाइडलाइन ऑफ ART, गाइडलाइन ऑफ ART 2016, जो 16 में गाइडलाइन आई थी उसकी बात हम कर रहे हैं। क्या है वो गाइडलाइन, चलो देखते हैं उस गाइडलाइन को भी। इस गाइडलाइन में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इस गाइडलाइन में जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहली चीज इसमें दिया गया है कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी नंबर कौन कौन से। आपने ट्रीटमेंट, आपने लक्षण देखा होगा, 4 कैटेगरी बताई थी। तो कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी अगर सेकंड है, इन दोनों कैटेगरी में आप ART कब दोगे, तो स्टार्ट करना है कब ART देना है, व्हेन, जब, मतलब इधर तो मैं लिख रहा हूं कैटेगरीज एक साथ बता रहा हूं मैं आपको, इसमें एक सारणी बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और जल्दी काम हो जाएगा। इधर तो मैं लिख रहा हूं ग्रुप को और इधर मैं लिख देता हूं ART को कि ART कब देनी है। समझ में आ रही बातें? चलिएगा, ग्रुप कौन सा है और ART कब देनी है। तो सबसे पहला ग्रुप है आपका कैटेगरी नंबर फर्स्ट और सेकंड, मतलब लक्षणों की पहली कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी। इसमें ART कब देनी है, ART जब देनी है जब आपका व्हेन CD4 लेस देन 500, अगर CD4 500 से कम चली जाती है तो आपको ART देनी है इसे। दूसरा देखिएगा सेकंड, अगर कैटेगरी आती है 2 के बाद में 3 एंड 4, कैटेगरी कौन सी, 3 और 4, तो कैटेगरी नंबर 3 एंड 4, ये दोनों कैटेगरी आती हैं तो आपको ART दे देनी है बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के। क्लियर है? तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ART, CD4 का कोई जिक्र यहां नहीं होगा, विदाउट CD4 काउंट या विदाउट CD4 डिफरेंस, बिना CD4 डिफरेंस के आप दे सकते हैं। CD4 कितनी भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आप तो दे दो कैटेगरी थर्ड और फोर्थ में। तो बिना CD4 के आप दे सकते हैं ART को। यहां 500 से कम होंगी तो भी देंगे, यहां 700 है तो भी दे दो आप। तो कैटेगरी नंबर कौन सी हो, केवल थर्ड और फोर्थ में दी ही जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं, अगर फीमेल है कैसी, प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है, बच्चे को दूध पिला रही है, आप यहां पर भी हूबहू काम में लो बोले तो दे सकते हैं बिना CD4 के। CD4 को बिना काउंट करे ही आप क्या दे सकते हो, आप उस महिला को दे सकते हो ART। क्लियर है? चलिएगा, अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ बीमारियों से जुड़ी हुई। इधर की साइड वही ग्रुप लिख रहा हूं और इधर ART लिख रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा और क्या बातें हैं आपके लिए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात, जो ग्रुप आएगा वो किससे रिलेटेड होने वाला है, तो वह ग्रुप होने वाला है
बीमारी से रिलेटेड, तो हम लेंगे अगर ग्रुप है HIV प्लस TB का, मतलब व्यक्ति को HIV और TB दोनों हो रखे हैं, को इन्फेक्शन हो रखा है उसे, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, ध्यान देखना है। पहले कौन सी दवाई देते हैं, तो पहले आपको ART देना है। फर्स्ट क्या देना है, ART। कितने समय के लिए, तो 2 वीक से लेकर 2 महीने तक, 2 वीक से लेकर 2 महीने तक देनी है आपको क्या, ART। क्लियर है। अगर यहीं पर ध्यान दीजिएगा है कि अगर HIV प्लस TB हो रखा है, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है यहां, और वह बात देखिएगा, CD4 कितनी हो गई है, 50। तो फिर दोनों साथ साथ दे दो। क्या क्या, डोड्स भी, फिर डोड्स प्लस ART, दोनों कैसे देनी है, साइमल्टेनियसली। बोले साथ साथ, साइमल्टेनियसली देनी है, साथ साथ दे दो, साइमल्टेनियसली। समझ में आ रही बातें। अरे कहने का मतलब है, अगर व्यक्ति को TB है और एड्स भी है, और इस कंडीशन में पहला पॉइंट आपके सामने लिखा कि पहले ART देना है 2 वीक से लेकर 2 महीने तक, लेकिन दूसरी कंडीशन मैंने यहीं लिखी, अगर HIV प्लस TB है और CD4 का रेशियो 50 से कम चला गया, अब दोनों कैसे देना है, डोड्स प्लस ART दोनों कैसे देनी है, साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ, साइमल्टेनियसली देनी है आपको। अब अलग देना। इसके अलावा अगर मैं बोलूं किसी व्यक्ति को एड्स और साथ में हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन हो जाए, बोले तो हेपेटाइटिस B वायरस या हेपेटाइटिस C वायरस हो जाए, कौन कौन से, हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C। अब इसका भी क्या होता है, अक्यूट इन्फेक्शन हो जाए, कौन सा वाला, अक्यूट इन्फेक्शन, तो फिर आपको क्या करना है, ART स्टार्ट कर देनी है। क्या करना है, ART स्टार्ट कर देनी है। क्लियर है। इमीडिएटली कोई CD4 सेल काउंट नहीं होंगी यहां पर, बिना CD4 सेल काउंट करे आप क्या कर दो, ART स्टार्ट कर दो। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंटों पर हम बात करने वाले हैं। क्या पॉइंट यहां रहने वाले हैं, दीजिएगा ध्यान। अगर साथ में एक कंडीशन और है, क्या, HIV है और साथ में आपको है हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C वायरस, और कंडीशन कैसी है, तो ध्यान दीजिएगा, क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक। तो यहां आप क्या कर दोगे, ART विदाउट CD4 डिफरेंस, बिना CD4 डिफरेंस के ही हम दे सकते हैं। जो आपको मैंने यहां भी बताया था, क्या, यह वाला पोर्शन क्लियर है, यहां आपको क्लियर विजुअलाइज नहीं हो रहा होगा, इस पोर्शन को भी मैं आपके लिए वहां ले जाकर लिख रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो इस पोर्शन को भी वहीं आपके सामने, दोनों को साथ साथ में लिख रहा हूं। यहीं पर अगर HIV प्लस हेपेटाइटिस B वायरस या हेपेटाइटिस C वायरस है, और बीमारी कैसी, इनकी अक्यूट बीमारी है, तो फिर ART कब देनी है, ART देनी है जब CD4 सेल्स कैसी होंगी, लेस देन 500। इसके अलावा अगर मैं बोलूं HIV प्लस कालाजार हो रखा है, कालाजार, तो उस कंडीशन में भी ART दे देते हैं, ART विदाउट CD4 डिफरेंस।
बिना CD4 डिफरेंस के आप यह दे सकते हैं। तो यह 2016 की नई गाइडलाइन जो थी उसकी मैंने बात की। क्या क्या किया, सारांश सुनिएगा। पहला बात, अगर पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी में है, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी में व्यक्ति है, लक्षणों की में आप CD4 सेल 500 कम होगी तो ही उसे ART चालू करनी है। दूसरा, अगर कैटेगरी थर्ड और फोर्थ में आ गया, लक्षण स्टेज सेकंड और थर्ड के हैं, बिना CD4 काउंट डिफरेंस के आप सीधा ART स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात हमने की, अगर आपका HIV के साथ आपको TB भी हो रखी है और TB के साथ में CD4 50 से ऊपर है, आपको क्या करना है, पहले ART स्टार्ट करनी है, फिर बाद में चालू करना है डॉट्स। लेकिन अगर आपको TB हो रखा है और साथ में एड्स भी हो गया, CD4 50 से कम है, दोनों साथ चालू कर देंगे, ART भी चालू कर देंगे और डॉट्स भी चालू कर देंगे। तीसरा, HIV का मरीज था, साथ में हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C हो गया अक्यूट वाला, तो कभी ART देनी है जब CD4 सेल्स का रेशियो 500 से कम चला जाएगा। अगर व्यक्ति को HIV के साथ में हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C हो गया, लेकिन काम की बात सुनिएगा, यहां पर काम की बात क्या है, यह होने के बावजूद, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C होने के बावजूद भी क्या बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पर अक्यूट इंफेक्शन है तो CD4 सेल्स जब 500 से कम जाएगी तभी हम चालू करेंगे। अगर क्रोनिक हो जाए यही कंडीशन, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C क्रोनिक हो गए और एड्स भी हो गया, तो आप बिना किसी CD4 डिफरेंस के चालू कर सकते हैं ART। कालाजार हो रहा है HIV के साथ में, तो भी CD4 सेल्स को बिना काउंट करे आप ART स्टार्ट कर सकते हैं। यह कुछ 2016 की गाइडलाइंस मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। क्लियर है? इसके अलावा और क्या बातें ध्यान रखने की है, ध्यान दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं आपको कि आपका जो 2018 की गाइडलाइन है, ART 2018 गाइडलाइन, इस गाइडलाइन के हिसाब से क्या है, आप किसी भी मरीज में बिना CD4 के काउंट चालू कर सकते हैं ART इमीडिएटली। तो याद रखना है, ART स्टार्ट इमीडिएटली व्हेन पेशेंट स्टेबल, व्हेन पर्सन स्टेबल। जैसे ही पर्सन स्टेबल होए आप उसको इमीडिएटली ART चालू कर सकते हैं। याद रखना है एक इंपॉर्टेंट MCQ यहीं पर, अगर बोला जाए मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट की बात आए, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू डिक्रीज ट्रांसमिशन को रोकने के लिए सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है, तो फिर यहां एक लाइन में लिखेंगे HAART। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। H का मतलब है हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यह सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो आज की हमारी क्लास जो रही उसमें क्या क्या डिस्कस किया एड्स से रिलेटेड, सबसे पहले डिस्कस किया मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, 5 मोड बताए। पहला अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स 87%, क्लियर है। दूसरा कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन 95 से 100%, सबसे रिस्की यही है। कंटामिनेटेड निडल के द्वारा 25 से 30%, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में 1 from 300। इसके अलावा मदर टू चाइल्ड के बारे में बात किया, तो यहाँ डिलीवरी के समय 25 से 30 और ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा 5। क्या ब्रेस्ट फीडिंग में वायरस हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेस अमाउंट में मिलेगा। क्या WHO ने मना किया है? नहीं किया है, आप ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। अगर महिला ART नहीं ले रही है तो क्या करना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना चाहिए।
अगर महिला ART नहीं ले रही है तो विनिंग को क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टली रोक देना चाहिए। लक्षणों की बात करें कितने स्टेज में आती हैं, 4 स्टेज में। पहली स्टेज आपके सामने है एसिम्प्टोमेटिक या जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी। स्टेज नंबर सेकंड में अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, इसके अलावा रिकरेंट ओरल अल्सरेशन है, एंगुलर चिलाइटिस है, डर्मेटाइटिस है और PPE बोले पॉपुलर प्लूरिटिक इन आपका इरप्शंस हैं, हर्पीज जूस्टर। स्टेज नंबर थर्ड में अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस 10% से ज्यादा, सीवियर डायरिया 1 महीने से ज्यादा, हाई फीवर 1 महीने से ज्यादा। इंपॉर्टेंट MCQ, पल्मोनरी TB, मोस्ट अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, ओरल कैंडिडियासिस सेकंड मोस्ट अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। स्टेज फोर्थ में स्लिम डिजीज, एड्स का दूसरा नाम यह भी होता है, याद रखना, स्लिम डिजीज बोलते हैं एड्स को। वजन कम हो जाता है इसलिए स्लिम बोल देते हैं, स्लिम फिगर मेंटेन हो जाता है इसका। उसके अलावा CD4 200 से कम चली जाती हैं। HIV वास्टिंग सिंड्रोम, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, निमोसिस्टिक कैरिनी निमोनिया वर्ल्ड का पहला अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, इंडिया का तीसरा। कपोसी सार्कोमा, जो कैंसर जुड़ा होता है एड्स के साथ में वह है कपोसी सार्कोमा। क्रिप्टोकोका इन्फेक्शन, डायरिया एड्स के अंदर। इसके अलावा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन 18 महीने पहले एंटीजन, 18 महीने बाद एंटीबॉडी, क्योंकि माता की एंटीबॉडी कब तक, 18 महीने तक। बच्चों में कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा, P24 एंटीजन। 18 महीने बाद कौन था, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइल ब्लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसके अलावा ट्रीटमेंट में गाइडलाइन की बात किए थे, ART आई थी 2004 में, क्या बोलते हैं इसे, ट्रिपल ड्रग थेरेपी। न्यू गाइडलाइन 2016 के हिसाब से कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड है तो 500 से कम होने पर ART देंगे, कैटेगरी सेकंड और थर्ड में बिना CD4 के दे देंगे ART। इसके अलावा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग है तो भी हम चालू कर सकते हैं विदाउट CD4 के। HIV प्लस TB है तो पहले ART देंगे, याद रखना, लेकिन CD4 का रेशियो 50 से ऊपर होना चाहिए। CD4 50 से कम चली गई है तो साथ साथ देना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हमने बात की क्या, हमने बात की इसके बाद में और क्या ध्यान रखना है आपको, आपने जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं लाइक ART 2018 में जो गाइडलाइन आई वो हमने डिस्कस की। ART स्टार्टेड इमीडिएटली व्हेन पर्सन स्टेबल, आप तुरंत चालू कर सकते हैं 2018 की गाइडलाइन के हिसाब से। सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है रोकने का, तो HAART है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसके अलावा HIV प्लस इन्फेक्शनों को जोड़ा गया है, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C का इन्फेक्शन है तो ART कब चालू करनी है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के, क्रॉनिक कंडीशन में। लेकिन अगर अक्यूट इन्फेक्शन है तो 500 से कम होने पर ही देना है, कालाजार में तुरंत चालू कर देते हैं। क्लियर है, ये कुछ बातें ART से रिलेटेड थी। अब आने वाली दवाइयां और उसके बाद में हम बात करेंगे इसका पोस्ट प्रोफाइलेसिस एक्सपोजर, अगर किसी को निडल इंजरी हो गई तो क्या कर सकते हैं, और इन दवाइयों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो ART की ड्रग्स हैं उनसे रिलेटेड सवाल करने वाले हैं आगामी क्लास में, जिसमें नेक्स्ट क्लास में हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। इनमें बची हुई जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, बोले तो ART में कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, कौन सी दवाइयाँ कौन से ग्रुपों में आती हैं, और जो दवाइयाँ आती हैं उनका क्या रिएक्शंस हैं, क्या साइड इफेक्ट्स है, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है, आज की क्लास में इतना ही।